को साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशंस पे स्वागत है। हम व्यापम सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, मंडी इंस्पेक्टर, आबकारी आरक्षक के बाद जितने भी एग्जाम्स हैं, महिला सुपरवाइजर, आरआई, पटवारी, व्यापम के जो भी एग्जाम्स हैं उसके लिए लगातार हम लोग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं साइंस के। और जहाँ पे हमने साइंस के इंपॉर्टेंट सेक्शंस हीट पे बात किया है, उष्मा पे बात किया है, तो उष्मा से संबंधित जितने भी हमारे प्रश्न हैं किस प्रकार के पूछे जाते हैं, इन टॉपिक पर हमारी डिस्कशन चल रही है। तो आज के क्लास में हम लोग चूंकि जो थ्योरी हमने पढ़ा है, अपने यूनिट कंप्लीट किया है, उस यूनिट से संदर्भित जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितना भी हमारा व्यापम का बैच है उसमें शेयर कर देंगे, है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है, एक ऐसा निकाय, एक ऐसा सिस्टम जो अपने परिवेश के साथ न तो ऊर्जा का और न ही द्रव्यमान का आदान प्रदान कर सकता है, क्या कहलाता है। आपको बताना है, ना तो भैया ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा और न ही द्रव्यमान का आदान प्रदान करेगा। और जब दोनों का आदान प्रदान नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा, इसको आपको बताना है। ठीक है, चलिए कमेंट करके आंसर दीजिए। खुला निकाय, बंद निकाय, विलगित निकाय, समांगी निकाय। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। जितने प्रतिभागी जुड़े हुए हैं भाई, वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजिए, प्रेस का बटन जरूर दबा दीजिए। ठीक है, लाइक वाला मैडम व्यापम वाला पेज में शेयर कर देना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आप सबको पता है इसका आंसर, यस वेरी गुड, इट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, विलगित निकाय क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड निकाय, जहां पे विलगित निकाय पूरी तरीके से इंसुलेटेड होती है और थर्मस फ्लास्क में रखी, जैसे कि गर्म चाय है वो हमेशा गर्म रहती है। इसके पीछे मैंने एग्जांपल भी दिया था और आपको बताया था कि जैसे थर्मस फ्लास्क में हम जो चाय रखते हैं वो गर्म ही रहता है, ना तो वो ठंडा होता है। ठीक है, तो उसी बिना पे काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रेशर कुकर, जो प्रेशर कुकर है ना, प्रेशर कुकर सीटी बजते समय किस प्रकार के निकाय का उदाहरण है। यह भी मैंने क्लास में बताया था भैया। जो प्रेशर कुकर जो खाना बनाते हो ना, उसमें जब सीटी बजती है तो सीटी बजते समय किस प्रकार के निकाय का उदाहरण है। विलगित निकाय, खुला निकाय, बंद निकाय, इनमें से कोई नहीं। विलगित निकाय में तो हमने देखा कि ना तो उष्मा का आदान प्रदान होता है और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर कुकर के समय क्या होता है, उष्मा का आदान प्रदान होता है लेकिन द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं होता है। और द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं होता, इसका मतलब क्या भैया, ये एक बंद निकाय है, सॉरी खुला निकाय। कैसा निकाय है, खुला निकाय है, ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम इसलिए क्योंकि सीटी बजते समय भाप जो है, भाप मतलब एक प्रकार का जो हमारा द्रव्यमान है और उष्मा ऊर्जा दोनों बाहर निकलते हैं, इसलिए क्या है, ये खुला निकाय। ठीक है, क्या है, खुला निकाय। तो प्रेशर कुकर समय, जो प्रेशर कुकर है वो किसका एग्जाम्पल है भैया, ठीक, बंद निकाय का कि खुला निकाय का। चलिए बंद निकाय का एग्जाम्पल है, ये खुला निकाय का कि विलगित निकाय का। यस यस यस, सारे बच्चों करेक्ट आंसर है। जितने प्रतिभागी जुड़े हैं सारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी की बी, ठीक, सी कि बी, बहुत सारे बच्चे सी भी कर रहे हैं। ठीक है, प्रेशर कुकर मैंने क्या बताया था, याद कीजिए भैया। खुला निकाय जिसमें ओपन रहता है, गर्म पानी जैसे करते हैं ना, गर्म पानी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान हो जाता है, जिसमें द्रव्यमान का भी आदान प्रदान हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं खुला निकाय। ठीक है, जिसमें दोनों का होता है, दोनों का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा का भी आदान प्रदान हो गया और द्रव्यमान का भी आदान प्रदान हो गया। लेकिन बंद निकाय में क्या होता है, बंद निकाय में हम लोग देखते हैं कि बंद निकाय में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है लेकिन द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं होता। इस बिना पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जितने बच्चे जिनका सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 3, एक बंद निकाय में परिवेश के साथ किसका आदान प्रदान संभव है। अभी वैसे बताया ना कि एक बंद निकाय में, है ना, क्लोज्ड सिस्टम के परिवेश में, क्लोज्ड सिस्टम के परिवेश में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, उसका जिनका जिनका बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर बताइए भाई, एक बंद निकाय में किसका होता है। तो बंद निकाय में हमने क्या देखा, जो क्लोज्ड सिस्टम है उसमें केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है, ऊर्जा का, द्रव्यमान का नहीं होता। तो यहाँ पे जिन बच्चों का आंसर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपको याद रखना है सीटी बजते समय बोला गया है ना, यहाँ पे सीटी बजते समय किस प्रकार का निकाय का उदाहरण है। तो कुकर के बात नहीं किया, सीटी बजते समय की बात किया है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे बोला गया कि बंद निकाय में परिवेश के साथ किसका आदान प्रदान संभव है।
तो केवल किसका, ऊर्जा का, जिसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, किसका, ऊर्जा का। तो बंद निकाय में ऊर्जा का, क्यों, क्योंकि जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सीटी बजते समय, जैसे कि सीटी बज रही है तो वहां पे क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है, क्या, एनर्जी, भाप के रूप में, उसी को पूछा गया भैया। चलिए अगला क्वेश्चन, तापमान की मूल अवधारणा उष्मागतिकी के किस नियम से प्राप्त होती है। चलिए बच्चा वाला क्वेश्चन है, बताइए भाई जितने प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, तापमान की मूल अवधारणा किससे संदर्भित है। चलिए सारे बच्चे आंसर दीजिए, तापमान की मूल अवधारणा किससे संदर्भित है, कमेंट करके आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, यस सर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यस भाई, शून्यवां नियम जो जीरो लॉ है, ये टेम्परेचर की साम्यावस्था के बारे में बात करता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था कि जो शून्यवां नियम है, वो शून्यवां जो नियम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करता है, तापीय साम्यावस्था के बारे में बात करता है, जहां तापमान को मापने का आधार बताते हैं, ठीक है। सर साइंस की क्लास को वर्ग 3 के लिए भी 1 मिनट डाले पर, ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं भी, डाल देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, थर्मामीटर में पारे का उपयोग करने का मेन कारण क्या है। चलिए बताइए, थर्मामीटर में पारे का उपयोग करने का मेन कारण क्या है। क्या थर्मा दिखने में सुंदर होता है, थर्मस में पारा जो होता है, क्या ये सुंदर वाला रीजन है, नहीं भैया। यह कांच की नली से नहीं चिपकता और इसका तापीय विस्तार एक समान होता है, यस सर, ऑप्शन नंबर बी। यह बहुत सस्ता है, नहीं भैया, महंगा है। इसका क्वथनांक बहुत कम होता है, गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि थर्मामीटर में पारे का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो पारा होता है ये कांच की नली से नहीं चिपकता और इसका जो तापीय विस्तार होता है वो एक समान होता है। तो इसको मैंने क्लासरूम में बताया था कि भैया डॉक्टर लोग जो थर्मामीटर यूज करते हैं उसमें पारा लगा होता है, और पारा लगा इसलिए होता है क्योंकि वो कांच पे चिपकता नहीं है, और दूसरा कि उसका जो विस्तार है वो कैसा होता है, एक समान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टरी थर्मामीटर की नली में एक छोटा सा मोड़ या किक क्यों होता है, बताइए भैया। आखिरी में आपको छोटा सा किक दिखाई देता है ना, मोड़ दिखाई देता है, ये क्यों होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किक क्यों लगा होता है, इसके बारे में बताइए, जितने प्रतिभागी जुड़े हुए हैं इसके बारे में बताइए कि डॉक्टरी जो थर्मामीटर की नली में एक छोटा सा मोड़ होता है, छोटा सा किक होता है। यस, इसलिए लगा होता है क्योंकि मरीज के मुंह से निकलने पर, अब इस थर्मामीटर लगा हुआ है, इसे मुंह पे डाल दिए हैं, अब जैसे निकले तो पारा अपने आप नीचे ना गिर जाए, इसलिए क्या किया जाता है भैया, किक लगाया जाता है, ठीक है। क्या लगाया जाता है, किक लगाया जाता है। इस बिना पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यदि निकाय ए और बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग तापीय साम्यावस्था में है तो ए और बी भी आपस में तापीय साम्यावस्था में होंगे। यह कौन सा नियम है, आपको बताना है। चलिए बताइए भैया कौन सा नियम है, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें हमने क्लासरूम में अच्छे से पढ़ लिया है, तो एक बार सरसरी तौर पे किस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये हमको करना है, ठीक है। तो जबरन का टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं, क्योंकि एग्जाम में हमको ऐसा नहीं है। देखो कई लोग क्या करते हैं, आदत बिगाड़ देते हैं। आदत बिगाड़ना मतलब एमसीक्यू के थ्रू एमसीक्यू एक क्वेश्चन में 10 मिनट या 5 मिनट लगा देते हैं। भैया तुमको एग्जाम हॉल में थोड़ी 5 मिनट का समय मिलेगा, तो हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चंस देखो, प्रश्न का ऑप्शन देखो, आगे बढ़ो। तो यदि निकाय ए और बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग तापीय साम्यावस्था में है तो ए और बी भी आपस में तापीय साम्यावस्था में कौन सा नियम है, शून्यवां नियम है, जीरो तला होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और एंट्रोपी। तो मैंने एक बार नहीं कई बार आपको बताया है कि उष्मागतिकी का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या बोलता है, ऊष्मा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। सर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो सॉल्व नहीं कर पा रहे, ठीक, कोई बात नहीं है ना। अब पढ़े नहीं हो तो कैसे सॉल्व करोगे ना, वो देवी देवता थोड़ी हो गया है ना। तो आप लोग थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है विभा। चलिए तो ये तीसरा नियम हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, क्या सही बात है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब ब्रह्मांड की जो अव्यवस्था है, ब्रह्मांड का जो डिसऑर्डर है वो क्या लगातार बढ़ रहा है। इस कथन के उष्मागतिकी के नियम की व्याख्या करता है। ए शून्यवां नियम, बी प्रथम नियम, सी द्वितीय नियम और तृतीय नियम।
विच इज द करेक्ट आंसर? कौन सा करेक्ट आंसर है आपको बताना है। शून्यवा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम। तो इसको मैंने ऑलरेडी करा के रखा है क्लास में, आपको बताना है भैया कौन सा नियम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा नियम करेक्ट आंसर होगा बताइए। ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, यस। ये दूसरे नियम की बात करता है। किस नियम की बात करता है? दूसरे नियम। क्योंकि दूसरा नियम यही बोलता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ये हमने क्लासरूम में पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है, उष्मागतिकी का तीसरा नियम क्या बताता है? बढ़िया क्वेश्चन है। उष्मागतिकी का तीसरा नियम आपको क्या बताता है? उष्मागतिकी का तीसरा नियम क्या बताता है? ऑप्शन नंबर ए, परम शून्य तापमान 0 केल्विन पर किसी शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी क्या शून्य हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है? उष्मा हमेशा गर्म से ठंडी वस्तु की ओर बढ़ती है। और सी, कार्य को पूरी तरीके से उष्मा में नहीं बदला जा सकता। और डी, तापमान को मापा जा सकता है। चलिए बताइए। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या पढ़ाया उष्मागतिकी का तीसरा नियम कि अगर आप टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं, कहां पे? अगर आप परम शून्य तापमान पे पहुंच जाते हैं, परम शून्य तापमान पे पहुंच जाते हैं, तो उस टेम्परेचर पे किसी पदार्थ की एंट्रोपी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। उसमें कोई डिसऑर्डर देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इस टेम्परेचर को पा पाना संभव नहीं है, ठीक है। इस बिना पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, यदि ऐसी कोई भी मशीन बनाना संभव है जो बिना किसी बाहरी कार्य के उष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर स्थानांतरित कर सके, यह द्वितीय नियम कौन सा कथन है? बताइए भैया। ये पूछा गया है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये किसने दिया, आपसे पूछा गया है कि कोई भी मशीन बना पाना असंभव है जो बिना किसी बाहरी कार्य के उष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर बदल दे। चूंकि हमने क्या पढ़ा है कि उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है, लेकिन हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो गर्म वस्तु से ठंडी की ओर आ जाए। तो ऐसा किसने कहा है? तो क्लॉसियस का कथन है। किसका कथन है? क्लॉसियस का कथन। याद रखना, ये दूसरे नियम वाला जो स्टेटमेंट है ये क्लॉसियस ने दिया था, ठीक है। चलिए, तो क्लॉसियस ने उष्मा के स्वतः ठंडे से गर्म की और न बहने के गुण को रेफ्रिजरेटर के संदर्भ में समझाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, ठोस पदार्थ जैसे लोहे की छड़ में उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? चलिए बताइए, उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? कमेंट करके बताइए भाई। चालन, संवहन, विकिरण और इनमें सभी से। तो ठोस पदार्थों में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? तो एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं कि ठोस पदार्थों में कण अपना स्थान नहीं बदलते, कण अपना स्थान नहीं बदलते। उष्मा का स्थानांतरण ऊर्जा के थ्रू होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह होता है, लेकिन ये किसमें देखने को मिलता है? ठोसों में। और इस विधि क्या बोलते हैं? चालन विधि। क्या बोलते हैं? चालन विधि। अगला है भैया, पानी का उबलना या वायुमंडल का गर्म होना उष्मा स्थानांतरण की किस विधि का उदाहरण है? तो पानी का उबलना या वायुमंडल का गर्म होना या उष्मा स्थानांतरण की क्या चालन है, कि संवहन है, कि विकिरण है, किनमें से कोई नहीं? तो भैया हमने संवहन में क्या पढ़ा है? संवहन में हमने पढ़ के रखा है कि क्या पढ़ा है भैया? कि संवहन में तरल या गैस के गर्म कण खुद हल्के होकर ऊपर उठ जाते हैं। क्या होते हैं? खुद हल्के होकर ऊपर उठ जाते हैं और ठंडे कण उनका क्या करते हैं? स्थान लेते हैं, ठीक है। ये वास्तविक गति है। इसके अंतर्गत मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे। तो यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस माध्यम या किस विधि से पहुंचती है? तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बता दोगे कि सूर्य की जो उष्मा है, ये सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक चालन से नहीं पहुंचती, संवहन से नहीं पहुंचती, किससे पहुंचती है? विकिरण से पहुंचती है। क्या इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं होती भैया। बिना माध्यम के क्या होती है? आगे बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना क्यों आरामदायक है? यह भी मैंने अपने थ्योरी क्लास में आप लोग को पढ़ाया हुआ है। तो बताइए, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना क्यों लाभदायक है? सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। सफेद कपड़े सौर विकिरण के अच्छे परावर्तक होते हैं। ये बहुत सस्ते होते हैं और हवा को तेजी से अंदर आने देते हैं। अब इसी को कूट वाला प्रश्न बना के दे देगा। कैसे कूट वाला प्रश्न बना के देगा? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। इसको बोल देगा जे, के, एल और एम। क्या बोलेगा? केवल जे सही है, केवल के सही है, केवल जे व के दोनों सही हैं और जे, के, एल तीनों सही हैं। इस वाला भी प्रश्न बना सकते हैं भैया। तो हमको तो पता है ना, चाहे कैसे भी प्रश्न, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सफेद कपड़े सौर विकिरण के अच्छे
परावर्तक होते हैं, रिफ्लेक्टर होते हैं। तो तुम कैसा भी क्वेश्चन बनाओ हम लोग बना लेंगे, क्योंकि हमको तो पता भैया एक अच्छे क्या होते हैं, परावर्तक होते हैं। यस, इट इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, हीट इंजन का मुख्य कार्य क्या है? हीट इंजन वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा के रखा हूं कि हीट इंजन का मेन पर्सपेक्टिव क्या है, मेन पर्सपेक्टिव क्या है। तो हीट इंजन यांत्रिक ऊर्जा को उष्मा में बदलता है, उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या काम को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। चलो, विच इज द करेक्ट आंसर भैया बताइए। जितने प्रतिभागी जुड़े हुए हैं सारे बच्चे कमेंट करके आंसर दीजिए। ठीक, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर करेक्ट है कि जो हीट इंजन है, ये हीट इंजन क्या करता है, उष्मीय ऊर्जा बताया था ना, हीट इंजन मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है भैया कार्नो इंजन। कार्नो इंजन की दक्षता किस पर निर्भर करती है? यह भी पढ़ा के रखा हूं क्लासरूम में। बताइए, कार्नो इंजन की दक्षता किस पर निर्भर करती है? कार्य करने वाले पदार्थ की प्रकृति पर, केवल स्रोत और सिंक के तापमान पर, इंजन के आकार पर, या प्रयुक्त ईंधन की मात्रा पर? विच इज द करेक्ट आंसर? अगर इसका करेक्ट आंसर, जितने प्रतिभागी हैं सारे के सारे बच्चे कमेंट करेक्ट का आंसर देंगे भैया। चलिए, जितने प्रतिभागी हैं सारे के सारे आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर, आपने बताया था कि कार्नो इंजन की दक्षता इस बात पर निर्भर करती है कि केवल स्रोत और सिंक के तापमान पर, याद रखना, स्रोत और सिंक के तापमान पर, है ना, कि वास्तव में कार्नो इंजन की दक्षता के बारे में मैंने क्या बताया था, 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, 1 माइनस T2 अपॉन T1 ये कार्नो इंजन की दक्षता है, जहां T1 और T2 क्या है, T1 और T2 क्रमशः स्रोत और सिंक के तापमान है। तो भैया ये तो कार्य करने वाले पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर ही नहीं कर रही है, इंजन के आकार पर निर्भर ही नहीं कर रही है। मैंने आपको बता के रखा केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। और ये हम लोग देख लिए कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्या किसी व्यवहारिक हीट इंजन की दक्षता 100% हो सकती है क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, ये भी बताओ। अगर ये क्वेश्चन आपका कॉमन सेंस बढ़िया होगा, क्लासरूम में अगर कॉन्सेप्ट समझोगे तो बता सकते हो कि किसी व्यवहारिक हीट इंजन की दक्षता 100% हो सकती है क्या? हाँ, यदि घर्षण ना हो। नहीं, क्योंकि सिंक का तापमान परम शून्य होना असंभव है। हाँ, कार्नो इंजन की दक्षता 100% होती है। हाँ, केवल सर्दियों में। चलिए बताइए भाई, विच इज द करेक्ट आंसर। जितने प्रतिभागी हैं सारे सारे कमेंट करके आंसर देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। नहीं सर, कार्नो इंजन की दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती। क्यों सर? क्योंकि सिंक का तापमान परम शून्य होना असंभव है। सिंक का तापमान परम शून्य होना असंभव है। मतलब जब सिंक का तापमान 0 होगा, सिंक का तापमान 0 होगा तभी 100% दक्षता होगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नहीं, क्योंकि सिंक का तापमान परम शून्य हो पाना असंभव है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कार्नो चक्र में कौन से चरण क्रम में होते हैं? भैया क्रोनोलॉजी पूछा गया है, क्रोनोलॉजी पूछा गया कार्नो इंजन से। कार्नो इंजन पढ़ाया था मैंने, और कार्नो इंजन के चक्र में आपको बताया था कि भैया क्या क्या होता है। तो याद रखना, 2 समतापी और 2 समायतनिक होता है, या आपको बताना 2 समतापी और रुद्धोष्म होता है, या समदाबी और रुद्धोष्म होता है, या चारों समदाबी प्रक्रिया होता है। तो याद रखना, कार्नो चक्र में 2 समतापी होते हैं। क्या होते हैं? 2 समतापी और 2 रुद्धोष्म होते हैं। तो यहाँ पे तापमान और यहाँ पे रुद्धोष्म मतलब Q। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर इक्वल टू 0 और Q इक्वल टू 0। तो 2 अलग अलग प्रक्रिया है जहां पे हम देखते हैं क्रमशः समतापी और रुद्धोष्म प्रसार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक रेफ्रिजरेटर को किस रूप में देखा जा सकता है? एक रेफ्रिजरेटर को सीधा काम करने वाला हीट इंजन, विपरीत दिशा में कार्य करने वाला हीट इंजन, केवल एक बंद बक्सा, और विद्युत जनरेटर किस रूप में देखा जा सकता है? भैया कमेंट करके बताइए, विच इज द करेक्ट आंसर।
चलिए बहुत बढ़िया। बी, विपरीत दिशा में कार्य करने वाला हीट इंजन, यही इसी के बारे में तो बात कर रहे हैं भैया कि जो रेफ्रिजरेटर है ये विपरीत दिशा में कार्य करने वाला हीट इंजन है। क्योंकि हमने हीट के बारे में क्या पढ़ा है, हमने हीट के बारे में पढ़ के रखा है कि जो हीट होता है ये हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर अग्रसर होती है। लेकिन यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर है वो रेफ्रिजरेटर क्या होता है, ये उल्टा काम करता है। इसलिए विपरीत दिशा में कार्य करने वाला हीट इंजन की व्याख्या आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि एक बंद कमरे में चल रहे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या असर पड़ेगा। चलिए बताइए सर, ये साइंस के एमसीक्यू देखकर तो मुझे टेंशन हो रहा है। हाँ डलवा दूंगा ना भाई, कितने बार उसी बात तो मैं डलवा दूंगा, तो बोल रहा हूं ठीक है। चलिए बताइए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। यदि एक बंद कमरे में चल रहे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये 12वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। कमरा धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा कि कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। यस दोस्तों, आपने पढ़ा होगा अगर हम रेफ्रिजरेटर खोलते हैं ना तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, कमरा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल किसका फलन है। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी आपको इक्वेशन मैंने बताया था। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि आदर्श गैस की जो इंटरनल एनर्जी है ये किस फंक्शंस पे डिपेंड करती है। पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो किस पर डिपेंड कर रहा है भैया, चलिए बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ चुका है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। चलिए तो ये आपका हो जाएगा बेटा दाब, आयतन, तापमान। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, टेम्परेचर का है ना। क्योंकि जूल के नियम के अनुसार आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा पूरी तरीके से परम ताप T पर क्या करती है, निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, परम ताप T पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये सारे चीजें जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है ना, ये सारे चीजें मिल जाएगा। अच्छा, ये एमसीक्यू का जितना भी हमारा एमसीक्यू है वो आपको यहाँ मिलेगा, कहाँ पे, हमारे ई बुक सेक्शंस पे। ठीक है, आप लोग हमारा ई बुक जरूर देखें। साथ ही साथ हमारी सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की बैच स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जहाँ पे आप लोग प्रयोगशाला की तैयारी कर सकते हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। पर्यावरण की ई बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी, सामान्य विज्ञान की बुक मिल जाएगी। साइंस के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं सर तो साइंस की प्रैक्टिस बुक यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारे चीजें कंटेंट साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशंस पे अवेलेबल होंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, चलिए।